आज हम बीएसए सुनील दत्त को लेकर दूसरा एपिसोड कर रहे हैं और आज हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बीएसए सुनील दत्त अनियमितता कर रहे हैं, किस प्रकार से नियमों को ताक पर रखकर शिक्षकों को निलंबित कर रहे हैं और किस प्रकार से नियमों को ताक पर रखकर ही उनको बहाल कर रहे हैं। गलती तो बहाली आदेश में भी आपने संशोधन वाले आदेश में भी कर दी महोदय। क्या गलती की ज़रा हम आपको बता देते हैं। गलती आपने ये कर दी, 2 वेतन वृद्धि अस्थायी रूप से आपने रोक दी। जो आपने रचना चौहान का बताया था, उस जिस विद्यालय में उनको नियुक्ति दी गई, उस विद्यालय में रिक्त पद ही नहीं था। 1 से 8 तक विद्यालय था जी, फालिन। उसमें रिक्त पद न होने पर भी उन्हें विद्यालय वही दे दिया गया। और जो भी स्कूल इनसे मांगा जाता है, डिमांड से ही ये देते हैं, पैसा लेके अच्छी रकम लेते हैं, ये मनमर्जी रकम लेते हैं और मनमर्जी स्कूल देते हैं। कल मैं सीडीओ साहब के पास गया था अपने प्रकरण में लेके, मैंने कि सर मेरी फाइल की जांच कराई जाए। कल मतलब 16 तारीख को, 16 अप्रैल। हाँ ठीक है। तो सीडीओ साहब ने बताया था कि आपने एप्लीकेशन दी थी। मैंने कि हाँ सर, मैंने एप्लीकेशन दे दी है, दोबारा मेरी जो फाइल है उसकी जांच कराई जाए। तो सीडीओ साहब ने संज्ञान में कहा कि ठीक है, आपकी जाँच कराई जाएगी और आपकी जाँच होगी। उसके बाद इनकी धमकी आई है मुझ पर कि मैं पिस्टल रखता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, इनकी धमकी आई है कि मैं पिस्टल रखता हूँ। और इसके माध्यम से आई है? अब माध्यम नहीं बता सकता मैं जी, पर इनका कहना है कि मैं पिस्टल रखता हूँ और मुझसे ध्यान से रहना। तो मतलब पिस्टल रखते हैं तो शूट करेंगे क्या? अब पता नहीं क्या करेंगे। इनकी जो चीज़ें हैं, मुझसे पर्सनली इनको दिक्कत है, पता नहीं क्या दिक्कत है। धमकाने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। आज हम बीएसए सुनील दत्त को लेकर दूसरा एपिसोड कर रहे हैं और आज हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बीएसए सुनील दत्त अनियमितता कर रहे हैं, किस प्रकार से नियमों को ताक पर रखकर शिक्षकों को निलंबित कर रहे हैं और किस प्रकार से नियमों को ताक पर रखकर ही उनको बहाल कर रहे हैं। कैसे कैसे ये कर रहे हैं, वो तमाम साक्ष्य हमारे पास में हैं। आज हम उन साक्ष्यों को एनालाइज करेंगे, आपके सामने उनको पढ़कर बताएंगे कि वो जो सबूत हैं जिसको लेकर हमने पहली बार वो खबर प्रसारित की थी और आज हम उसको लेकर दूसरी बार खबर प्रसारित कर रहे हैं। मेरे साथ धर्मेंद्र हैं। आज हम उसी जगह पर हैं जहाँ पर हम पहले एपिसोड में थे। धर्मेंद्र के साथ हैं, उनके पास वो तमाम साक्ष्य हैं जो उन्होंने मेरे को उपलब्ध कराए हैं। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये गलत तरीके से नियमों को ताक पर रखकर इस पूरे शिक्षा विभाग में घपला कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रकरण है, ये प्रकरण है 10 फरवरी 2023 का, जब बीएसए रहा करते थे यहाँ पर वीरेंद्र कुमार सिंह। उन्होंने एक निरीक्षण किया था। निरीक्षण था हुसैनी में, विकासखंड छाता में। वहाँ पर एक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिसको उच्च प्राथमिक विद्यालय हुसैनी विकासखंड छाता के नाम से जाना जाता है, जो कि कक्षा 1 से 8 तक है। जब उन्होंने वहाँ पर निरीक्षण किया तो वहाँ पर वो स्कूल बंद मिला, वो विद्यालय पूर्ण रूप से बंद मिला। उस विद्यालय में 7 शिक्षक हैं जिनकी वहाँ पर नियुक्ति थी, लेकिन वो सातों के सातों शिक्षक अनुपस्थित मिले। तो इसको लेकर वीरेंद्र कुमार सिंह ने 7 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। इस फाइल को हमारे दत्त साहब उठा लेते हैं। उसमें से जो 4 शिक्षक हैं उनको तो वहाँ बहाल कर दिया उसी विद्यालय में, यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय हुसैनी में। अब बचे 3 शिक्षक। अब वो उन 3 शिक्षकों को किस प्रकार से बहाल किया, उसकी कहानी हम आपको थोड़ी सी बता देते हैं। वो कहानी हम साक्ष्यों के आधार पर बता रहे हैं। अच्छा, उन शिक्षकों के नाम हैं, सबसे पहले हम आपके सामने रख रहे हैं। योगेंद्र सिंह हैं, योगेंद्र सिंह को, अब वो हुसैनी में थे तो वो ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र में वो एक स्कूल आता है। तो योगेंद्र सिंह को बहाल किया जाता है कोटा छरौरा में एक स्कूल है उसमें। अब कोटा छरौरा जो स्थान है, जो जगह है जनपद मथुरा में, वो नगर निगम क्षेत्र में आती है और ग्रामीण से नगर निगम क्षेत्र में करने के लिए शासन से अलग से आदेश लेना पड़ता है। उसके बाद ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ग्रामीण से नगर निगम क्षेत्र में किसी भी शिक्षक को बहाल कर सकते हैं। लेकिन जब उनको पता चला कि ये उनसे गलती हुई है तो उन्होंने 1 माह बाद, यानी उनका जो बहाली आदेश था वो 30 अक्टूबर 2023 का था, उसके ठीक 1 महीने बाद यानी 30 नवंबर 2023 को संशोधन बहाली आदेश निकाला, जो मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। ये संशोधन बहाली आदेश है जो उन्होंने ठीक 1 महीने बाद जारी किया और इसमें ये उल्लेखित करते हैं, लिखते हैं, अधो हस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक संख्या जो भी है, दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के द्वारा निलंबित श्री योगेंद्र सिंह सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय हुसैनी विकासखंड छाता को 2 वेतन वृद्धि अस्थायी रूप से अवरुद्ध करते हुए उसी पद एवं वेतन क्रम में प्राथमिक विद्यालय कोटा विकासखंड मथुरा में निलंबन तिथि से संवेतन बहाल किया गया। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय कोटा विकासखंड मथुरा
नगर निगम की विस्तारित सीमा के अंतर्गत आता है। इसीलिए श्री योगेंद्र सिंह सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय हुसैनी के बहाली आदेश को संशोधित करते हुए प्राथमिक विद्यालय फैंचरी विकासखंड मथुरा किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने पहले कोटा छरौरा में किया, उनको पता चल गया उनसे गलती हो गई। 1 महीने बाद वो अपनी गलती सुधारते हैं और उस गलती को सुधारते हुए उन्होंने उनको फैंचरी में वहाँ पर उनको फैंचरी में उनको स्कूल दे दिया, यानी फैंचरी में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें भी गलती देख लीजिए, गलती तो बहाली आदेश में भी आपने संशोधन वाले आदेश में भी कर दी महोदय। क्या गलती की ज़रा हम आपको बता देते हैं। गलती आपने ये कर दी, 2 वेतन वृद्धि अस्थायी रूप से आपने रोक दी। यदि आपने किसी शिक्षक को जो निलंबित था उसको बहाल किया है तो आपको सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि शासन का आदेश है कि अगर निलंबित कोई शिक्षक है तो उसको आप जो है निलंबित अगर आप कर रहे हैं तो निलंबित करने के बाद जब आप उसको बहाल करेंगे तो उसको ऐसी सज़ा दीजिए ताकि वो दोबारा से ऐसी हरकत ना करे। ये आपका शासन कहता है, आपके शासनादेश कहते हैं। समय समय पर जब शासनादेश आपके पास आते हैं, आपके विभाग में आते हैं, तो उसमें यही स्पष्ट लिखा होता है। लेकिन आपने क्या किया, उनकी जो 2 वेतन वृद्धि हैं उसको अस्थायी रूप से आपने अवरुद्ध कर दिया। अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने का मतलब ये आपके स्तर का मसला रहा, यानी आप इसको कभी भी बहाल कर सकते हैं। आप उसको स्थायी रूप से अवरुद्ध करते, उनकी जो वेतन वृद्धि है उसको स्थायी रूप से यदि आप अवरुद्ध करते तो ये शिक्षा निदेशक के स्तर पर मामला चला जाता और वहाँ से फिर आदेश लेना पड़ता, तो ये सज़ा होती। दूसरा प्रकरण इसी में, दूसरा पॉइंट अगर हम आपको पॉइंट आउट करें तो दूसरा पॉइंट आउट ये है कि आपने उनको फैंचरी दे दिया, यानी आपने हुसैनी से फैंचरी यानी और पास ले आए। उनके घर से और पास वो 15 किलोमीटर, उनके लगभग 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर का डिस्टेंस वो जो है कवर करते हैं। इससे पहले वो करीब 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे थे, छाता तक पहुंचते थे। तो आपने कहाँ पर उनको सज़ा दी? आप तो उनको रिवार्ड दे रहे हैं। ये किस प्रकार आप ये चीज़ें कर रहे हैं? ये कहाँ और कौन सा नियम है? कौन से नियम के तहत आप ये सारे काम कर रहे हैं? क्या आपके अलग से नियम हैं? भाई आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, सरकार के ही मुलाजिम हैं, सरकार और शासन के आदेशों का ही आपको पालन करना है। तो आप अपने स्तर से अपने तरीके से ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं? ये हमने आपको पहला प्रकरण बताया। अब हम दूसरा प्रकरण आपको बता देते हैं। ये प्रकरण है श्रीमती रचना चौहान का। ये भी उच्च प्राथमिक विद्यालय हुसैनी में, वहाँ पर ये शिक्षक थे जिनको वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा निलंबित किया गया था। इनका सुनील दत्त जी द्वारा बहाली आदेश जारी किया जाता है और इनका भी जो है एक वेतन वृद्धि अस्थायी रूप से अवरुद्ध करते हुए उसी पद एवं वेतन क्रम में उच्च प्राथमिक विद्यालय बाबूगढ़ विकासखंड छाता जनपद मथुरा से निलंबन तिथि से संवेतन बहाल किया जाता है। यानी इनको जो विद्यालय दिया गया वो दूसरा विद्यालय दिया गया और ये विद्यालय था कक्षा 6 से 8 तक का, यानी पूर्व माध्यमिक विद्यालय। और ये प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थी, यानी कक्षा 1 से 5 तक के में। अब जो कक्षा 1 से 5 तक के में शिक्षक हैं वो उस स्तर की शिक्षिका नहीं है जो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगी, ये नहीं था। तो अब इन्होंने क्या किया, संशोधन आदेश इनके लिए भी जारी कर दिया। तो इनका जो पहला बहाली आदेश था वो जारी किया गया था 30 अक्टूबर 2023 को और दूसरा जो इनका संशोधन बहाली आदेश था वो जारी किया गया था 21 दिसंबर 2023 को। यानी इसमें आप समय का अंतराल देख लीजिए कि अक्टूबर 2023 में पहले इनका बहाली आदेश जारी किया जाता है, फिर उसके बाद में दिसंबर 2023 में यानी 2 महीने बाद इनका जो है संशोधन बहाली आदेश जारी किया जाता है। अब इसमें जो इन्होंने उल्लेखित किया था, इसमें क्या उल्लेखित किया है? इसमें यह उल्लेखित किया है रचना चौहान के प्रार्थना पत्र दिनांक 6/11/23 के दृष्टिगत उच्च प्राथमिक विद्यालय बाबूगढ़ विकासखंड छाता जनपद मथुरा में सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का पद न होने के कारण श्रीमती रचना चौहान सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय हुसैनी विकासखंड छाता को निलंबन तिथि से उच्च प्राथमिक विद्यालय फालेन 1 से 8 विकासखंड छाता में सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पद पर पूर्व से देय वेतन क्रम में संवेतन बहाल किया जाता है, शेष यथावत रहेगा। यानी इनको फिर जो है 2 माह बाद में लगभग इनको वापस उसी पद पर भेज दिया गया। यानी कक्षा 1 से 8 तक का स्कूल है, लेकिन ये कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को ही पढ़ाने के लिए इनको वहाँ पर आदेश दे दिया गया। यानी 2 माह बाद में इन्होंने ये संशोधन आदेश जारी किया। आखिर ऐसा क्यों? आप चलिए, गलती एक प्रकरण में हो गई, दूसरे में भी हो गई। आपने जब बहाली आदेश जारी कर दिया तो उसके बाद आपने योगेंद्र सिंह का पहले बहाली आदेश जारी किया, उनके लिए भी संशोधन
आपने रचना चौहान का जारी किया, उनके लिए भी संशोधन। आप इतने संशोधन कैसे कर रहे हैं? बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, कानपुर देहात में भी आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रहे हैं, तो काम करने का तजुर्बा तो आपको अच्छा ही होगा। इतने संशोधन क्यों हो रहे हैं? काम करना नहीं आता है क्या? ये एक बड़ा सवाल है कि आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और इतने संशोधन कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्या धर्मेंद्र सिंह के लगाए गए आरोप सही हैं? वो कह रहे हैं आप भ्रष्टाचारी हैं, तो क्या आप भ्रष्टाचारी हैं? क्या आप भ्रष्टाचार करते हैं? ये तो वाकई बहुत बड़ा सवाल है कि आप इस प्रकार से क्यों कर रहे हो। आपको नियम पता होने चाहिए। आप बीएसए रह चुके हैं और फिर भी आपसे हम पक्ष पूछने के लिए फ़ोन करते हैं, समय मांगते हैं, तो आप हमें 24 घंटे का वक्त देते हैं। यानी अगर हम आज फ़ोन करेंगे तो आप अगले 24 घंटे का समय देंगे। मैंने आपको सबसे पहले कॉल किया जब हमने जब अपना फर्स्ट एपिसोड शूट किया था, उससे पहले ही मैंने आपको फ़ोन किया, उस शूटिंग से पहले, कि मुझे आपसे मिलना है, आपकी बाइट लेनी है। आपने मुझे अगले दिन का समय दिया। आपने अगले दिन का हमें समय दिया जब तक हमारी वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल दी, क्योंकि इतने समय तक हम अपनी खबर को नहीं रोकते हैं। फिर हमने आपको 16 अप्रैल को फिर से फ़ोन किया, तो आपने कहा कि अब तो मैं मीटिंग में हूँ, मेरी मीटिंग है, इलेक्शन का टाइम है, अब मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा, अब आप 17 तारीख को मिलिएगा। 17 तारीख को रामनवमी। तो जब मैंने 16 तारीख को, जब मुझे याद आया, मेरी जब आपसे बात हुई, मुझे याद आया कि रामनवमी है, तो मैंने उसके बाद आपको 2 कॉल और की जब आपसे बात हो गई थी। आपने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप पर कुछ आरोप लग रहे हैं कि आप जब मिलेंगे मैं आपको तभी बताऊंगा। आप फ़ोन पर भी बता सकते हैं, आधुनिक युग है। आप इस वक्त हम फ़ोन पर भी पक्ष ले लेते हैं। तमाम ऐसे समाचार पत्र हैं, तमाम ऐसे समाचार चैनल हैं, तमाम ऐसे चैनल हैं जो कि फ़ोन पर पक्ष ले रहे हैं, और फ़ोन पर जिला अधिकारी जो हैं, यानी जो पूरे ज़िले के राजा हैं, ज़िले के मालिक हैं, वो भी फ़ोन पर पक्ष दे देते हैं। आपको फ़ोन पर पक्ष देने में भी परेशानी है, क्यों? क्या आपको फिजिकली ही मेरे को बाइट देनी है? ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कभी मिला नहीं हूँ या मैंने आपकी बाइट ली नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिन बच्चों का एडमिशन पिछले वर्ष होना था, उसको लेकर मैंने आपसे 3 मरतबा मैंने आपकी बाइट ली, 3 मरतबा मैंने आपसे पक्ष पूछा। हालांकि उन 5 बच्चों का एडमिशन आज तक नहीं हुआ है। श्री मनोहर साह शिक्षा निकेतन का पूरा प्रकरण था, वो आज तक नहीं हुआ है। आपका प्रभाव ही, मतलब आपका प्रभाव प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है क्या? आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और आपकी बात का, आपके आदेशों की अवहेलना हो रही है। आपने आदेश निकाल दिए कि एडमिशन ले लिया जाए, तत्काल प्रभाव से एडमिशन ले लिया जाए, फिर भी उनका एडमिशन नहीं हुआ। ये भी एक प्रकरण है जो मैंने आपके संज्ञान में लेके आया था। तो उन 5 बच्चों के एडमिशन भी नहीं हो पाए, उस प्रकरण को भी आपके द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया। लिखित रूप में बराबर संज्ञान में लिया गया। आपने लगातार आदेश जारी किए, लगातार आपने ये आदेश जारी किए कि तत्काल प्रभाव से एडमिशन होने चाहिए, लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं हुए। उन 5 बच्चों के आज तक, उन 5 अभिभावकों के फ़ोन भी मेरे पास आते हैं कि उनके एडमिशन्स नहीं हुए हैं। चलिए हम वापस आते हैं उन साक्ष्यों पर, जिन साक्ष्यों की हम बात कर रहे थे। जो हुसैनी में जो विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय हुसैनी में जो 7 शिक्षकों के निलंबन का मामला था, उसमें हमने आपको 2 शिक्षकों को बताया। 4 शिक्षक उसी विद्यालय में बहाल कर दिए गए। बाकी के जो 3 शिक्षक थे, उसमें हमने आपको बताया योगेंद्र सिंह, उनको किस तरीके से पहले कोटा छरौरा और फिर बाद में उनको वापस फैचरी में भेजा गया। उसके बाद रचना चौहान है, उनको किस तरीके से पहले कक्षा 1 से 5 तक, फिर उसके बाद में 6 से 8 तक के स्कूल में, फिर वापस उनको 1 से 5 तक के स्कूल में संबंध किया गया। उनको वहाँ पर यानी ट्रांसफ़र किया गया वापस 1 से 5 तक के विद्यालय में। तीसरे शिक्षक इसमें हैं श्री गोपाल प्रसाद शर्मा। इनको इनके घर के पास ही, इनके घर के पास जो विद्यालय है, जो इनके घर के नज़दीक पड़ता है, उसी विद्यालय में इनका ट्रांसफ़र किया गया। गोपाल प्रसाद, धर्मेंद्र, ये सवाल मेरा आपसे है, जो गोपाल प्रसाद शर्मा हैं, जो साक्ष्य आपने मुझे दिए हैं, जो 30 अक्टूबर 2023 का ये बहाली आदेश है, तो इनका जो विद्यालय ये इनके घर के नज़दीक है? हाँ जी, नज़दीक है घर। लगभग कितना नज़दीक होगा? लगभग मान लो 10-11 किलोमीटर मात्र। अच्छा, 10-11 किलोमीटर। अच्छा, तो ऐसा क्यों किया गया? मतलब इतना नज़दीक ये दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों किया गया? मैंने 2 अभी बहाली आदेश और फिर बहाली संशोधन आदेश आपके सामने पढ़े, कैमरे के सामने पढ़े, जनता को अवगत कराया कि किस तरीके से इनके द्वारा संशोधित किया जा रहा है। फिर ये तीसरा है गोपाल प्रसाद शर्मा का, इनका सिर्फ एक आदेश निकला, इनका संशोधित आदेश नहीं निकला। तो वो आप बता रहे हैं कि वो घर के नज़दीक आप बता रहे हैं, ऐसा आपका आरोप है? हाँ जी, ये घर के नज़दीक इनको स्कूल दिया गया। और जो आपने रचना चौहान का बताया था, जिस विद्यालय में उनको नियुक्ति दी गई, उस विद्यालय में रिक्त पद ही नहीं था। 1 से 8 तक विद्यालय था फालिन, उसमें रिक्त पद न होने पर भी उन्हें विद्यालय वही दे दिया गया।
और जो भी स्कूल इनसे मांगा जाता है डिमांड से ही ये देते हैं, पैसा लेके अच्छी रकम लेते हैं, ये मनमर्जी रकम लेते हैं और मनमर्जी स्कूल देते हैं। इनका ये चल रहा है और ये अब से नहीं चल रहा है, ये पिछले जनपदों से चलता रहा है इनका रवैया। इनके हिसाब से ही सब कुछ होता है, जो चाहो आप पैसा देके कुछ भी ले सकते हैं इनसे। ये तो हमारे देश में भी कानून भी है और शासनादेश भी लागू होते हैं लगातार, तो मन मर्जी से कैसे कर सकते हैं धर्मेंद्र? मन मर्जी से ही तो कर रहे हैं ना, तो ये शासनादेशों को मान रहे हैं। कितने आपको मैंने शासनादेश दिए, कितने आपको CDO DM साहब की मैंने आपको बताई है सब कुछ, ये किसी को मानते नहीं है। मैं आपको अपनी कल का एक वाक्य बताता हूँ। कल मैं CDO साहब के पास गया था अपने प्रकरण में लेके, मैंने कि सर मेरी फाइल की जांच कराई जाए। कल मतलब 16 तारीख को, 16 अप्रैल। हाँ ठीक है। तो CDO साहब ने बताया था कि आपने एप्लीकेशन दी थी। मैंने कि हाँ सर मैंने एप्लीकेशन दे दी है, दोबारा मेरी जो फाइल है उसकी जांच कराई जाए। तो CDO साहब ने संज्ञान में कहा कि ठीक है आपकी जांच कराई जाएगी और आपकी जांच होगी। उसके बाद इनकी धमकी आई है मुझ पर कि मैं पिस्टल रखता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, इनकी धमकी आई है कि मैं पिस्टल रखता हूँ। और किसके माध्यम से आई है? अब माध्यम नहीं बता सकता मैं जी, पर इनका कहना है कि मैं पिस्टल रखता हूँ और मुझसे ध्यान से रहना। तो मतलब पिस्टल रखते हैं तो शूट करेंगे क्या? अब पता नहीं क्या करेंगे। इनकी जो चीज़ें हैं मुझसे पर्सनली इनको दिक्कत है, पता नहीं क्या दिक्कत है। धमकाने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल धमकाने का प्रयास कर रहे हैं और नहीं मान रहे हैं। ठीक है, और रोज का इनका नाटक है ये, हर चीज़ में। आप मात्र एक संवेदा कर्मी और आप बहुत गंभीर आरोप लगाते जा रहे हैं लगातार। साक्ष्यों के आधार पे ही कही है मैंने, एक भी वर्ड बिना मैंने साक्ष्यों के आधार पे नहीं कहा है। साक्ष्य हैं तो बोलूँगा, नहीं है तो नहीं बोलूँगा, चाहे फिर वो कोई हो। मैं कि बिना साक्ष्य के किसी के लिए नहीं बोलता, और साक्ष्य हैं तो फिर कोई हो मैं बोलूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर गलत है तो गलत है और सही है तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफलाइन इंस्पेक्शन और ऑनलाइन इंस्पेक्शन। शासनादेश है कि जितने भी निरीक्षण किए जाएंगे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपद में, वो ऑनलाइन किए जाएंगे। ऑनलाइन इनका एक पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से निरीक्षण किए जाते हैं। उस पोर्टल पर वो तमाम डिटेल उस पर शेयर की जाती है, अपलोड की जाती है, ऐसा किया जाता है। लेकिन जो साक्ष्य हैं, विद्यालय निरीक्षण आख्या है यहाँ पर, उसके मुताबिक ये एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय ततरौता विकासखंड बलदेव। इसमें जो निरीक्षण किया गया वो ऑफलाइन किया गया, और ऐसे और भी विद्यालय हैं जिनमें जो निरीक्षण किया जा रहा है वो ऑफलाइन किया जा रहा है, ऑनलाइन नहीं किया जा रहा है, यानी शासनादेश का उल्लंघन किया जा रहा है। धर्मेंद्र, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी, ये ऑफलाइन निरीक्षण के लिए शासन से लेटर आ चुका था, शासनादेश है, इसमें ऑफलाइन निरीक्षण नहीं कर सकता। प्रेरणा पोर्टल से निरीक्षण किया जाता है जी। सभी जनपद के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, सभी को शासनादेश जारी कर दिया गया था कि कोई भी इंस्पेक्शन स्कूल में ऑफलाइन नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी ये ऑफलाइन निरीक्षण करते हैं और ऑफलाइन निरीक्षण की आख्या पे ये निलंबन कर रहे हैं अध्यापकों को, और उसके बाद फिर मन मर्जी बहाली दे रहे हैं। और इनके साक्ष्य देखो मैंने आपको दे रखे हैं सारे जी। ये प्राथमिक विद्यालय ततरौता है। अच्छा, जो ऑनलाइन इंस्पेक्शन की रिपोर्ट है वो भी कोई रिपोर्ट होगी, जो विभागीय रिपोर्ट होगी ऑनलाइन इंस्पेक्शन की, तो क्या उसमें इन तमाम स्कूलों के नाम, इन तमाम विद्यालयों के नाम नहीं हैं? नहीं है, ये प्रेरणा पोर्टल से रिपोर्ट निकलवा के देखी जा सकती है। इन विद्यालयों के निरीक्षण प्रेरणा पोर्टल पर नहीं है। और दर्शकों को आपको बता दें, ये है ऑनलाइन इंस्पेक्शन की रिपोर्ट। इसमें ये रिपोर्ट है 4 अप्रैल 2024 की है, और इसमें जो स्कूल हैं, ये स्कूल हैं 47 स्कूल हैं जिसमें इनकी डिटेल्स हैं। और ये स्कूल हैं, इंस्पेक्शन ऑफिसर नेम इसमें जो है उल्लेखित है, ब्लॉक इसमें उल्लेखित है, डेजिग्नेशन इसमें उल्लेखित है, EHRMS कोड इसमें उल्लेखित है, मोबाइल नंबर है, UDIS कोड है, स्कूल का नाम है और इंस्पेक्शन। अब इसमें स्कूल के जो नाम हैं हम एक बार उनको पढ़ लेते हैं। 47 स्कूल हैं, यानी दौलतपुर, गोकुल फर्स्ट, नगला कल्लू, नगला सपेरा, पसौली, सैनवा सेकंड, भरनक अलन, सैनवा सेकंड, अग्रयाल कान्या, सिहाना, सहार, महुवन के 2 स्कूल हैं, मखदूम बरारी के हैं, पैठा के हैं, देवसेरस के हैं, हरिपुरा के हैं, रदकू है, नगला धनु है, मेहरौली है, डरबी है, माट मूला है, नरहौली है, धन्नापुर है, भैंसा है, भैंसा में 2 हैं, यानी भैंसा फर्स्ट है और भैंसा है बाद के 2 हैं। और आपका ये पांडुपुर है, पांडुपुर औरंगाबाद, डाइटबाद के 2 हैं, नबीपुर
संकेत, दौलतपुर के 2 हैं, रामगढ़ी, नौजील, अड्डा बरौट, दौलतपुर 3 इधर दौलतपुर हैं, और नगला हरी है, और रुजगैला। ये यानी 47 स्कूल हैं जिनका ऑनलाइन निरीक्षण किया गया। इनकी जानकारी इसमें है। लेकिन ऑफलाइन रिपोर्ट क्या कहती है? ऑफलाइन इंस्पेक्शन की जो आख्या धर्मेंद्र ने दी है, हमको जो दी है, इसमें जो स्कूल है एक तत्रौता है, तत्रौता का नाम उस लिस्ट में नहीं आया। इसके बाद में ये तत्रौता ही है, हाँ तत्रौता है, झरोठा का भी नाम ऑनलाइन इंस्पेक्शन रिपोर्ट में नहीं है, ऑफलाइन वाले हैं ये सभी। और इसके बाद में निलंबन आदेश हैं, फिर ये भी एक ऑनलाइन इंस्पेक्शन है, माफ़ कीजिएगा ऑफलाइन इंस्पेक्शन है। और ये कौन सा स्कूल है? ये भरना कला है, ये भरना कला का स्कूल है, तो भरना कला भी नहीं है। मतलब ये तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, दस्तावेज हैं जो ये साबित कर रहे हैं, और ये सब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा के कार्यालय के हैं। ये सब स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है, ये कोई फर्जी दस्तावेज नहीं है कि किसी ने ये अब फर्जी दस्तावेज तैयार करा लिए हों, क्योंकि इतने सारे दस्तावेज फर्जी तैयार नहीं हो सकते हैं। जब इतने जो ये दस्तावेज दिखा रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल पर, तो ये दस्तावेज फर्जी नहीं हो सकते हैं। ऐसा आप पुष्टि कर रहे हैं कि ये दस्तावेज फर्जी नहीं है? नहीं, फर्जी नहीं है। इसमें मैंने साक्ष्य के साथ इनके कार्यालय के पत्रांक संख्या डली हुई है, तो फर्जी कैसे हो सकते हैं? पत्रांक संख्या से आप चेक कराइए आदेशों को, और पत्रांक संख्या से आदेश मिल जाएगा आपको, मैच कर। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपने ये सेल्फ मेड कर ली हो, बाहर किसी कंप्यूटर से बनवा ली हो, चूँकि आप संविदा कर्मी हैं तो ऑफिस की सारी पोल जानते होंगे, तो आपने कहीं बनवा ली हो, ऐसा तो नहीं है? कहीं चेक करवाइए, आप जांच कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल खुली चुनौती दे रहे हैं आप, बिल्कुल खुली, प्रशासन को। और क्या है हो रहा है? ये कुछ भी गलत करते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। लेकिन ये तमाम दस्तावेज हैं, ये बता रहे हैं कि ये फर्जी नहीं है। अच्छा चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। एक प्रकरण और सुनिए। हमने आपको अभी 2 प्रकरण से अवगत कराया। पहला हुसैनी का जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हुसैनी में है, उसको लेकर हमने आपको अवगत कराया। दूसरा प्रकरण जो रहा वो रहा ऑफलाइन और ऑनलाइन इंस्पेक्शन का, कि जो ऑनलाइन इंस्पेक्शन की रिपोर्ट है उसमें उन स्कूलों के नाम नहीं है जिनका ऑफलाइन निरीक्षण किया गया है। यानी जो मैंने ऑफलाइन में जो मेरे पास दस्तावेज मुझे मिले हैं, जो मैंने अभी नाम लिए हैं, जैसे भरना कला हुआ, तत्रौता हुआ, इनके ऑनलाइन रिपोर्ट में नाम नहीं है। तो ये शासनादेश का उल्लंघन है, साफ तौर पर उल्लंघन नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अब हम एक और मुद्दा उठाते हैं, एक और प्रकरण है। ये प्रकरण ये है कि 7 दिसंबर 2023 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, वहाँ से एक पत्र जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति जनपद मथुरा के लिए जारी किया जाता है। और इस पत्र में कहा जाता है, इसका विषय है कि जांच दल द्वारा जनपद मथुरा के विद्यालयों में किए गए औचक निरीक्षण में पाई गई कमियों एवं अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए शिक्षक, शिक्षिकाओं व अन्य कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में। ये डीएम को लेटर मिला था 7 दिसंबर 2023 को, ये वहाँ से जारी किया गया है। इस पत्र सूत्रों से जो जानकारी मिली है इस पत्र के बारे में, जब हमने अपने सूत्रों से बात की तो उन्होंने बताया कि महानिदेशक के यहाँ से यानी लखनऊ से एक टीम आई थी, जो कि जनपद मथुरा में उन्होंने अलग अलग विद्यालयों में निरीक्षण किए, और उन विद्यालयों में निरीक्षण करने पर उन्हें पाया कि उनको कुछ शिक्षक और शिक्षिकाएं वहाँ पर अनुपस्थित मिली, और उन पर कठोर कार्रवाई करने के लिए ये पत्र जो है विजय करण आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उन्होंने इस पत्र को जिलाधिकारी मथुरा के लिए प्रेषित किया 7 दिसंबर 2023 को। इसमें मैंने आपको विषय पढ़ के बता दिया। अंत में इसमें लिखा गया कि प्रयुक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि उक्त शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई कराने तथा कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें। कठोर कार्रवाई कराने, ताकि बेसिक शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा सके। अब ये इसकी प्रतिलिपि मुख्य विकास अधिकारी जनपद मथुरा, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक आगरा मंडल आगरा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद मथुरा, और गार्ड फाइल, ये 6 प्रतिलिपि इसकी थी। ये पत्र 7 दिसंबर का था, जिसमें उल्लेखित किया गया था कि कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ऐसे शिक्षकों पर। अब इस पत्र को लेकर क्या कठोर कार्रवाई हुई, ये हम आपको अवगत करा देते हैं। तो इस पूरे प्रकरण को सीडीओ मथुरा ने संज्ञान लिया।
इसके लिए यानी ये जो पत्र था ये 7 दिसंबर 2023 का था और ये जिलाधिकारी के लिए भेजा गया था। उसके साथ में जो प्रतिलिपि मैंने आपको बता दी वो मुख्य विकास अधिकारी को भी भेजा गया था और शिक्षा निदेशक सचिव BSA को भी भेजा गया था। लेकिन जिलाधिकारी मथुरा द्वारा इस पत्र का संज्ञान नहीं लिया गया। यदि लिया जाता तो इस पर कुछ कार्रवाई नज़र आती। लेकिन सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि कोई व्यक्ति CDO साहब के यहाँ गया, यानी CDO मथुरा जो हैं उनके पास गया और उनको इस पूरे प्रकरण से अवगत कराया। तो उन्होंने 22 दिसंबर 2023 को बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा के लिए एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने विषय लिखा, जांच दल द्वारा जनपद मथुरा के विद्यालयों में किए गए औचक निरीक्षणों में पाई गई कमियों एवं अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए शिक्षक शिक्षिकाओं व अन्य कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में उन्होंने ये पत्र उनके लिए भेज दिया। उसमें उन्होंने जो भी इस पूरे प्रकरण का इस प्रकरण के लिए जो भी ड्राफ्टिंग थी उन्होंने करके ये मनीष मीणा मुख्य विकास अधिकारी मथुरा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए भेज दिया। 22 दिसंबर के बाद में 23 दिसंबर 2023 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय सुनील दत्त साहब आदेश जारी करते हैं। इस आदेश में उन्होंने ये जो उसमें उल्लेखित किया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय के लखनऊ के पत्रांक संख्या इतने से जो उन्हें पत्र प्राप्त हुआ और सबको हुआ, तो इसमें किया कि शिक्षा के स्तर से गठित जांच दल द्वारा किए गए निरीक्षण में प्राथमिक विद्यालय पिलखुनी विकासखंड माठ मथुरा में निरीक्षण के समय श्री उमाशंकर प्रधानाध्यापक विद्यालय समय से 1 घंटा 45 मिनट विलंब से पहुंचे। कंपोजिट विद्यालय हृदय पोखर माठ में श्री अतुल सारस्वत प्रधान अध्यापक की उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर थे, परंतु विद्यालय में उपस्थित नहीं पाए गए। कंपोजिट विद्यालय भगवानगढ़ी नौझील में उपस्थित SMC सदस्य व अन्य ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि शिक्षक श्री बेगराज व सुरेंद्र पाल विद्यालय से अक्सर गायब रहते हैं। निरीक्षण के समय 12:45 बजे विद्यालय में एक भी छात्र छात्रा उपस्थित नहीं थे। कंपोजिट विद्यालय फातेहा फरा में निरीक्षण के समय श्रीमती मंजू रानी तथा श्री दुर्गेश कुमार अनुपस्थित पाए गए। श्रीमती मंजू रानी विद्यालय में 9:23 पर तथा श्री दुर्गेश कुमार 10:25 पर उपस्थित हुए। उक्त विद्यालय में इतने अध्यापकों का अनुपस्थित पाए जाना तथा इतने अध्यापकों का विद्यालय में समय से उपस्थित न होना, उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर कर विद्यालय से गायब रहने आदि गंभीर अनियमितताओं के दृष्टिगत महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा उक्त शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए गए। उक्त के अनुपालनार्थ मुख्य विकास अधिकारी मथुरा जिलाधिकारी मथुरा महोदय से निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। तत्क्रम में दिनांक 18 दिसंबर 2023 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय मथुरा द्वारा प्रदत्त निर्देशों व दिनांक 19/12/2023 को, अब ध्यान देने की आवश्यकता है कि 19/12/2023 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदन उपरांत उक्तवत अंकित शिक्षकों शिक्षिकाओं का दिनांक 10 अक्टूबर 2023 का वेतन अवरुद्ध किया जाता है। 10 अक्टूबर 2023 का वेतन अवरुद्ध किया जाता है, यानी सिर्फ 1 दिन का वेतन इनका अवरुद्ध किया जाता है। चेतावनी दी जाती है कि अग्रिम बार अनुपस्थिति पाए जाने की पुनरावृत्ति होने पर निलंबन की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महानिदेशक महोदय पत्र भेजते हैं और वो ये उसमें निर्देशित करते हैं कि कठोर कार्रवाई की जाए और कठोर कार्रवाई में माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय श्री सुनील दत्त साहब जी मात्र 1 दिन का वेतन अवरुद्ध करते हैं। किंतु जब वो स्वयं निरीक्षण पर जाते हैं तो 1 माह का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक देते हैं। यानी महानिदेशक कठोर कार्रवाई के लिए कह रहे हैं तो वो मात्र 1 दिन के लिए वेतन रोक रहे हैं, लेकिन जब माननीय श्री सुनील दत्त जी जब जा रहे हैं निरीक्षण कर रहे हैं तो वो अपने स्तर से निरीक्षण करने के बाद में 1 माह का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक देते हैं। ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जो आपके आला अधिकारी हैं, आप जिनके अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं, आप उनके आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं। यानी कानून व्यवस्था क्या पूरी तरीके से हमारे प्रदेश में, हमारे जनपद में चरमरा गई है? क्या जिलाधिकारी मथुरा ने इस पत्र का संज्ञान नहीं लिया? जब सूत्रों से जो जानकारी हमें मिली, सूत्रों से जानकारी ये मिली कि ये प्रकरण CDO मथुरा को दिया गया, तो उन्होंने ये पत्र BSA साहब को भेजा। उन्होंने अपने कार्यालय से ये पत्र उन्होंने प्रेषित किया BSA मथुरा के लिए, तब ये कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई में मात्र 1 दिन का वेतन रोक देते हैं। तो ये वाकई एक बड़ा सवाल है कि अपने स्तर की जो कार्रवाई वो कर रहे हैं उसमें 1 माह का वेतन रोक रहे हैं, लेकिन जब ऊपर से आदेश आ रहे हैं, शासन से आदेश आ रहे हैं, तो मात्र 1 दिन का वेतन रोका जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। और धर्मेंद्र जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो आरोप सही हैं? इससे तो ऐसा ही प्रतीत होने लग रहा है
कि ये जो आरोप लगा रहे हैं ये कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं, चूँकि जिलाधिकारी मथुरा ने इस पत्र का संज्ञान नहीं लिया, उनको लेना चाहिए था, और सीडीओ साहब ने जब लिया जब उनको किसी ने अवगत कराया, ऐसा सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि लखनऊ से जो टीम आ रही है, यानी डीजी के यहाँ से आ रही है, महानिदेशक जी के यहाँ से आ रही है, और वो टीम यहाँ आती है, सरकारी रुपया खर्च करके आती है, और वो अपने स्तर से उन ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर रही है जो शिक्षक समय पे नहीं पहुंचते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर कठोर कार्रवाई के लिए बीएसए को निर्देशित किया जा रहा है, डीएम मथुरा को निर्देशित किया जा रहा है। बावजूद इसके बीएसए मथुरा द्वारा केवल और केवल 1 दिन का वेतन रोका जाता है, और जब ये निरीक्षण करते हैं तो निलंबन करते हैं, 1 माह तक का वेतन रोकते हैं, या फिर अस्थायी रूप से वेतन वृद्धि का अवरोध का आदेश जारी करते हैं। इस प्रकार की कार्रवाई बीएसए मथुरा अपने स्तर से करते हैं, लेकिन जब ऊपर से और शासन से आदेश आता है तो मात्र 1 दिन का वेतन रोका जाता है। तो ये वाकई एक बड़ा सवाल है, और इस पर शासन को, जिलाधिकारी मथुरा को, मुख्य विकास अधिकारी मथुरा को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जांच का विषय है, उन पर जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये दस्तावेज हैं, क्या ये दस्तावेज गलत हैं? क्या इन दस्तावेजों में सब जो भी चीज़ें उल्लेखित हैं वो गलत हैं? क्यों धर्मेंद्र? तो इस तरीके से तो ये प्रतीत हो रहा है कि ये जो है अपने ही मनमर्जी से और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि जब महानिदेशक महोदय का आदेश है वहाँ से निर्देशित किया जाता है कि कठोर कार्रवाई की जाए, और ये कठोर कार्रवाई के नाम पे मात्र 1 दिन का वेतन रोकते हैं, लेकिन जब स्वयं निरीक्षण करने जाते हैं तो 1 माह का वेतन रोकते हैं, वेतन वृद्धि में अवरोध का आदेश जारी कर देते हैं, निलंबन कर देते हैं, और निलंबन के बाद में बहाली का आदेश कर देते हैं, फिर उसके बाद संशोधन बहाली आदेश कर देते हैं। ये तो आपके सामने साक्ष्य हैं, साक्ष्य मैंने दिए हैं। जब तुम अगर अधिकारी हो, तुमसे बड़े अधिकारी, जब आपसे बड़े अधिकारी टीम भेज रहे हैं और वहाँ पे यहाँ आके वो टीम जांच कर रही है, और जांच में लोगों को गलत पा रही है, गलत पाने के बाद कठोर कार्रवाई की वो आदेश कर रहे हैं, उन आदेशों की अवहेलना आप कर रहे हो। आपका आदेश उन आदेशों से ऊपर है। वो आदेश कठोर कार्रवाई 1 दिन का वेतन है, और आपका आदेश आप ऑफलाइन भी निरीक्षण करते हैं तो भी निलंबन कर रहे हैं। वो ऑनलाइन कर रहे हैं, वो तुम ऑफलाइन कर रहे हो। तुम ऑफलाइन पे आप ऑफलाइन निरीक्षण पे निलंबन कर रहे हो अध्यापकों का, और वो ऑनलाइन कहने के बाद कठोर कार्रवाई पे भी आप 1 दिन का वेतन अवरुद्ध कर रहे हैं। ये सब भ्रष्टाचारिता नहीं हो रही है। ये और क्या है? ये इतने भ्रष्ट हैं, इसका कोई आप साक्ष्य देख लो। एक और आदेश से आपको अवगत करा देते हैं। एक और हमारे पास आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय का 22 मार्च 2024 का ये आदेश है, और इसमें लिखा गया है कि शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 में वेतन अवरुद्ध करना किसी प्रकार के दंड के रूप में उल्लेखित नहीं है। वेतन अवरुद्ध करना किसी प्रकार के दंड के रूप में उल्लेखित नहीं है, और ये वेतन अवरुद्ध करते हैं। वेतन अवरुद्ध करना यानी जब महानिदेशक महोदय ने वहाँ से निर्देशित किया गया जिलाधिकारी मथुरा के लिए, तो उन्होंने जब वहाँ निर्देशित किया उसके बाद सीडीओ मथुरा ने उनके लिए पत्र भेजा और उन्होंने मात्र 1 दिन का वेतन रोका। तो वेतन अवरुद्ध ये कर रहे हैं, जबकि महानिदेशक का ये आदेश है वेतन अवरुद्ध करना, ये दंड नहीं माना जाएगा। इसके अलावा इसमें यह भी उल्लेखित किया गया है कि शासन के कार्मिक विभाग द्वारा निलंबन एवं अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अधीन एवं निर्धारित प्रपत्रों आदि पर ही कार्रवाई की जाए, अन्यथा कार्रवाई करने वाले अधिकारी के विरुद्ध भी नियम विरुद्ध कार्य करने की कार्रवाई की जाए। यानी कि जो प्रक्रिया है उसके अधीन निर्धारित प्रपत्रों आदि पर ही कार्रवाई की जाए। निलंबन और अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो प्रक्रिया के तहत ही की जाए। यानी आप ऑनलाइन इंस्पेक्शन करेंगे तो आप निलंबन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं, ऑफलाइन इंस्पेक्शन पर निलंबन और बहाली के आदेश दिए जा रहे हैं, ये तमाम कार्रवाई की जा रही हैं, और यहाँ पर महानिदेशक महोदय के आदेश की अवहेलना की जा रही है। साफ तौर पर ये पत्र इस चीज़ को प्रूफ करता है, इस बात को ये प्रूफ करता है कि साफ तौर पर उनके आदेश की अवहेलना की जा रही है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा। जिलाधिकारी मथुरा और मुख्य विकास अधिकारी मथुरा को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। हमने आपको पूरी रिपोर्ट में बताया कि किस तरीके से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने मनमानी तरीके से ही निलंबन की कार्रवाई की जाती है, वेतन अवरुद्ध करने की कार्रवाई की जाती है,
फिर बहाली आदेश होते हैं, उसके बाद संशोधन बहाली आदेश होते हैं। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। हम उनसे पक्ष पूछने के लिए फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पर पक्ष बताने के लिए वो राज़ी नहीं है। वो कहते हैं कि आप आ जाइएगा, बैठ ले लीजिएगा। उसके लिए वो 24 घंटे का टाइम देते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, हमने जिलाधिकारी मथुरा को भी 16 अप्रैल को फ़ोन किया था उनके CUG नंबर पर, जो उनके स्टेनो हैं, उन्होंने फ़ोन रिसीव किया और उन्होंने बताया कि अभी जिलाधिकारी साहब मंडी में हैं तो बात नहीं हो पाएंगी। तो मैंने कहा मुझे उनकी ऑफिशियल बाइट चाहिए शिक्षा विभाग के प्रकरण में, जो कि मैंने पहला एपिसोड उसमें किया था। तो उन्होंने कहा मैं अभी नहीं बता सकता कि वो कब मुलाकात करेंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। अब देखना ये होगा कि क्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई अमल में लाई जाती है या नहीं, या फिर ये ढर्रा ऐसे ही चलता रहेगा जैसे अब तक चला आ रहा है। क्या उन पर कोई कार्रवाई हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल। आज हम इस सवाल के साथ विदा लेते हैं और अगले कार्यक्रम में भी मिलेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा क्या क्या गलत किया जा रहा है साक्ष्यों के साथ, अगले कार्यक्रम में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। वीडियो जर्नलिस्ट MK के साथ मैं हेमेंद्र चौधरी, दी तहलका खबर, मथुरा।